नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पेंशन एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जो हर पेंशनर और सरकारी कर्मचारी के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, लेबर ब्यूरो ने अक्टूबर 2025 के AICPIN आंकड़े जारी कर दिए हैं। इन आंकड़ों के आधार पर हम विस्तार से समझेंगे कि जनवरी 2026 में आपका कितना प्रतिशत डीए मिलेगा, 8th पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर क्या होगा और वास्तविकता क्या है उन अफवाहों की जो सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आधिकारिक आंकड़ों की, जो कि है लेबर ब्यूरो ने 28 नवंबर 2025 को अक्टूबर 2025 के AICPIN यानी कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आंकड़े जारी किए हैं। यह वही आंकड़े हैं जिनके आधार पर सरकार डीए की गणना करती है। दोस्तों, सितंबर 2025 में AICPIN का आंकड़ा 147.3 था। अब अक्टूबर 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर 147.7 हो गया है, यानी 0.4 पॉइंट की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि छोटी लग सकती है, लेकिन डीए की गणना में हर पॉइंट का महत्व होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि AICPIN का क्या है और इसकी गणना कैसे होती है। बहुत से लोग पूछते हैं कि AICPIN क्या है और इसका डीए से क्या संबंध है। तो समझिए, AICPIN एक इंडेक्स नंबर है जो देश भर के औद्योगिक मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को दर्शाता है। इसमें खाद्य पदार्थ, कपड़े, मकान, किराया, ईंधन, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में होने वाले बदलाव को शामिल किया जाता है। जब महंगाई बढ़ती है तो AICPIN के आंकड़े भी बढ़ते हैं, और जब AICPIN के बढ़ता है तो सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई से राहत देने के लिए डीए में वृद्धि करती है। यह एक तरह का कंपेंसेशन है जो सरकार देती है ताकि आपकी क्रय शक्ति बनी रहे। दोस्तों, अभी इस समय यानी नवंबर 2025 में आपको 58% डीए मिल रहा है। यह आपकी बेसिक पेंशन या बेसिक वेतन पर कैलकुलेट होता है, लेकिन जो आंकड़े अभी तक आए हैं उनके आधार पर टेक्निकली आपका डीए 59.60 यानी कि 59.60% तक पहुंच चुका है। लेकिन सरकार हर 6 महीने में डीए जारी करती है, जनवरी और जुलाई में। इसलिए अक्टूबर तक के आंकड़ों के आधार पर जो डीए बनेगा वह जनवरी 2026 से लागू होगा, और जुलाई 2026 के लिए अप्रैल, मई, जून के आंकड़ों को देखा जाएगा। दोस्तों, बहुत से लोगों को यह नहीं पता कि डीए की गणना कैसे होती है, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि डीए की गणना के लिए एक फॉर्मूला है जो कि पिछले 12 महीनों के AICPIN के एवरेज को लिया जाता है, फिर उसे बेस ईयर के AICPIN से कंपेयर किया जाता है। वर्तमान में बेस ईयर 2001 था, जिनका इंडेक्स 100 माना गया है। जब हम 12 महीने का एवरेज निकालते हैं और उसे बेस से कंपेयर करते हैं तो जो परसेंटेज इंक्रीज आता है उसके आधार पर डीए कैलकुलेट होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं जनवरी 2026 से मिलने वाले डीए की। जनवरी 2026 के डीए के लिए जुलाई 2024 से जून 2025 तक के 12 महीनों के आंकड़ों को देखा जाएगा, लेकिन हम अनुमान लगाने के लिए अक्टूबर 2025 तक के आंकड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेंड यही बताता है कि आगे क्या हो सकता है। दोस्तों, अक्टूबर का आंकड़ा 147.7 है। अभी हमें नवंबर और दिसंबर 2025 के आंकड़े मिलने बाकी है। ये आंकड़े आने वाले हफ्तों में जारी किए जाएंगे। नवंबर का आंकड़ा दिसंबर के अंत में आएगा और दिसंबर का आंकड़ा जनवरी 2026 के अंत में आएगा। चलिए, अब मैं आपको 3 अलग अलग सिनारियोस बताता हूँ जो हो सकते हैं। दोस्तों, सिनारियो 1 है कि स्थिर आंकड़े। यदि नवंबर और दिसंबर में AICPIN 147.7 पर ही रहता है, यानी कोई वृद्धि नहीं होती, तो जनवरी 2026 से आपका डीए 60% होगा, यानी 58 से बढ़कर 60%, कुल 2% की वृद्धि होगी। दोस्तों, सिनारियो 2 है कि मामूली वृद्धि।
जिसमें यदि नवंबर या दिसंबर में आंकड़ा 148 तक पहुंच जाता है तब भी डीए 60% के आसपास ही रहेगा। शायद 60.2 या फिर 60.3 हो सकता है, लेकिन 61% तक नहीं पहुंचेगा। दोस्तों सिनेरियो 3 है कि अच्छी वृद्धि। यदि किसी कारण से AICPIN 149, 150 या 151 तक पहुंच जाता है तभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि डीए 61% हो सकता है, लेकिन वर्तमान ट्रेंड को देखते हुए यह पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है। दोस्तों अब बात करते हैं सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों की। कई जगह यह बताया जा रहा है कि जनवरी 2026 से डीए में 4% की बढ़ोतरी होगी और डीए 62% हो जाएगा। कुछ जगह तो यह भी लिखा जा रहा है कि आ गई खबर, डीए में 4% की बढ़ोतरी कंफर्म। लेकिन दोस्तों यह सच्चाई से कोसों दूर है। डीए की गणना सरकार की मर्जी से नहीं होती। यह एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो AICPIN के आंकड़ों पर आधारित है। सरकार चाहकर भी डीए को आर्टिफिशियली बढ़ा या घटा नहीं सकती। यह एक फिक्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होता है। वर्तमान आंकड़ों के आधार पर मैक्सिमम 2 से 3% की वृद्धि संभव है, 4% की नहीं हो सकती। इसलिए सोशल मीडिया पर जो कुछ भी लिखा जा रहा है उसे बिना वेरिफिकेशन के मत मानिए। हमेशा ऑफिशियल सोर्स और मैथमेटिकल कैलकुलेशन को देखिए। अब बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं, जो कि है 8th पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर। यह वह फैक्टर है जो तय करेगा कि आपकी बेसिक पेंशन या बेसिक वेतन में कितनी वृद्धि होगी जब 8th पे कमीशन यानी कि 8वां वेतन आयोग लागू होगा। तो दोस्तों पहले समझते हैं कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। तो जब भी नया पे कमीशन आता है तो आपकी करंट बेसिक सैलरी या पेंशन को एक मल्टीप्लायर से गुणा करके न्यू बेसिक निकाली जाती है। इस मल्टीप्लायर को ही फिटमेंट फैक्टर कहते हैं। उदाहरण के लिए 7th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। मान लीजिए किसी की 6th पे कमीशन के अनुसार बेसिक सैलरी 10,000 रुपये थी, तो 7वें आयोग के बाद उसकी बेसिक सैलरी 10,000 गुणा 2.57 यानी कि 25,700 रुपये हो गए होंगे। दोस्तों अब बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए कई फैक्टर्स को देखा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है डीए। जब नया पे कमीशन बनता है तो उस समय का डीए फिटमेंट फैक्टर में मर्ज हो जाता है। साथ ही सरकार अपनी ओर से एक एडिशनल परसेंटेज इंक्रीज देती है। यह इंक्रीज इकोनॉमिक्स कंडीशंस, गवर्नमेंट फाइनेंस और कर्मचारियों की मांगों को देखकर तय किया जाता है। अगर हम 59% डीए को बेस मानकर फिटमेंट फैक्टर निकाले तो यह 1.918 आता है। अब यह बहुत कम है, यह 2 से भी नीचे है, जबकि पिछली बार 2.57 था। अब अगर सरकार अपनी ओर से 20% की एडिशनल इंक्रीज देती है, जो कि एक रिस्पॉन्सिबल एसम्पशन है, तो फिटमेंट फैक्टर बनता है 1.91। यह थोड़ा कम हो गया क्योंकि राउंडिंग ऑफ के कारण। अब अगर जनवरी 2026 से डीए 60% होता है और सरकार 20% का एडिशनल इंक्रीज देती है तो फिटमेंट फैक्टर 1.92 होगा, जब भी यह भी 2 से नीचे ही रहेगा। इसका मतलब हुआ कि अगर आपकी करंट बेसिक पेंशन 10,000 रुपये है तो 8वें वेतन आयोग के बाद यह 10,000 गुणा 1.92 यानी कि 19,200 रुपये होते हैं। यह इंक्रीज ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है। अगर फिटमेंट फैक्टर को 2.14 या फिर 2.40 जैसे अच्छे लेवल्स तक पहुंचाना है तो सरकार को अपने एडिशनल इंक्रीज को बढ़ाना होगा। अगर सरकार 40% का इंक्रीज देती है तो फिटमेंट फैक्टर अप्रोक्सीमेटली 2.10 के आसपास जाएगा। अगर 50% देती है तो 2.20 के आसपास जाएगा और अगर 55% देती है तो 2.30 से ऊपर जा सकता है। लेकिन क्या सरकार इतना इंक्रीज देगी, यह देखना होगा। सरकार के फाइनेंस, इकोनॉमिक्स सिचुएशन और कर्मचारी संगठनों की मांगे सब मिलकर यह तय करेंगे कि फाइनल फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। अगर हम पास्ट ट्रेंड को देखें तो 6th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था।
और 7वें वेतन आयोग में यह बढ़कर 2.57 हो गया था, यानी एक अच्छी जंप हुई थी। अब 8वें वेतन आयोग में कर्मचारी और पेंशनर्स की उम्मीद है कि यह और बढ़े। कई संगठन 2.86 या 3 की मांग कर रहे हैं, लेकिन रियलिस्टिक कैलकुलेशन के आधार पर 2.20 से 2.40 के बीच कुछ मिल सकता है अगर सरकार अच्छा इंक्रीज देती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए कि डीए जितना ज़्यादा होगा, फिटमेंट फैक्टर उतना ही बेहतर होगा। अगर सरकार का एडिशनल इंक्रीज सेम रहे तो इसलिए हर 6 महीने में डीए में होने वाली वृद्धि महत्वपूर्ण है, लेकिन सिर्फ डीए पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। सरकार को समझना होगा कि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है और कर्मचारियों तथा पेंशनर्स को एक डिसेंट फिटमेंट फैक्टर देना जरूरी है ताकि उनकी परचेसिंग पावर बनी रहे। अभी नवंबर और दिसंबर 2025 के AICPIN आंकड़े आने बाकी है। नवंबर का आंकड़ा दिसंबर के आखिरी सप्ताह में आएगा। उस समय हम फिर से कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कि ट्रेंड कैसा है। दिसंबर का आंकड़ा जनवरी 2026 के आखिरी सप्ताह में आएगा। उसके बाद ही हम फाइनल कैलकुलेशन कर पाएंगे कि जनवरी 2026 से एग्जैक्ट कितना डीए मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर सामने आ रही है उससे 60% डीए की ही संभावना दिख रही है। हाँ, अगर आने वाले महीनों में महंगाई में अचानक तेजी आती है और AICPIN में अच्छी जंप होती है तो 61% की पॉसिबिलिटी बन सकती है। दोस्तों, अब समझते हैं कि इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या होगा। मान लीजिए आपकी बेसिक पेंशन 20,000 रुपये है और अभी आपको 58% डीए मिल रहा है, तो आपका करंट डीए है 20,000 गुणा 58% यानी कि 11,600 रुपये होंगे। जनवरी 2026 से अगर डीए 60% हो जाता है तो आपका नया डीए होगा 20,000 गुणा 60% यानी कि 12,000 रुपये, यानी 400 रुपये की मंथली वृद्धि। साल भर में यह 4,800 रुपये का फायदा होगा। यह अमाउंट छोटी लग सकती है, लेकिन हर रुपए की वैल्यू है और यह केवल डीए है। जब 8वां वेतन आयोग आएगा तो आपकी बेसिक पेंशन भी बढ़ेगी, जिससे ओवरऑल बेनिफिट को और ज़्यादा होने वाला है। तो दोस्तों, आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष यही है कि जनवरी 2026 से डीए 60% के आसपास होगा, 2% की वृद्धि होगी, 58 से 60%। और अगर सरकार 20% का एडिशनल इंक्रीज देती है तो 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 1.92 के आसपास रहेगा। यह फिगर्स उतने इम्प्रेसिव नहीं है जितना हम चाहते हैं, इसलिए कर्मचारी संगठनों और पेंशनर संगठनों को सरकार के सामने अपनी बात रखनी होगी। सरकार को समझना होगा कि महंगाई के इस दौर में एक डिसेंट फिटमेंट फैक्टर देना जरूरी है। मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि सरकार को कम से कम 40 से 50% का एडिशनल इंक्रीज देना चाहिए ताकि फिटमेंट फैक्टर 2.20 से ऊपर जा सके। यह एक रिस्पॉन्सिबल एक्सपेक्टेशन है। सोशल मीडिया पर जो भी आपको दिखे उसे तुरंत मत मान लीजिए। हमेशा ऑफिशियल सोर्स को चेक करिए और मैथमेटिकल कैलकुलेशन को समझिए। यही सही तरीका है इन्फॉर्म रहने का। आने वाले दिनों में जैसे ही नवंबर और दिसंबर के आंकड़े आएंगे हम आपको अपडेटेड जानकारी देंगे। तब तक के लिए यह समझ लीजिए कि जनवरी 2026 से 60% डीए की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। उम्मीद करते हैं कि सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के अच्छे निर्णय लेगी। 8वें वेतन आयोग में एक अच्छा फिटमेंट फैक्टर मिलेगा और आने वाले समय में डीए में भी रेगुलर वृद्धि होती रहेगी ताकि महंगाई में निपटा जा सके। यह थी आज की पूरी डिटेल्स एनालिसिस। आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर आपके सुझाव और प्रतिक्रिया का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो या फिर नीडेड लगी हो तो हमारे इस चैनल पेंशन एक्सप्रेस को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली ऐसी ही वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।